Morning students, in this video we are going to discuss part 3 of exercise 11.1। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 2 तक पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक की स्टडी कर ली थी। नाउ इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12 एंड योर क्वेश्चन नंबर 12 इज इफ द थिकनेस ऑफ 500 शीट ऑफ पेपर इज 3.5 सेंटीमीटर देन व्हाट वुड बी द थिकनेस ऑफ 275 शीट ऑफ पेपर दिस पेपर। इसमें कह रहा है कि अगर 500 शीट ऑफ पेपर की जो थिकनेस है, मोटाई है, मतलब 500 शीट ऑफ पेपर को हम बारी बारी से एक के ऊपर एक लगा रहे हैं और जो वो मोटाईपन जो उसका थिकनेस बन रहा है वो 3.5 सेंटीमीटर के इतना बन रहा है। तो आपको बताना है कि अगर ये 275 शीट ऑफ पेपर होगा तो उसकी थिकनेस कितनी होगी। जाहिर सी बात है, अगर पेपर 500 है तो थिकनेस उसकी 3.5 है। तो क्वेश्चन चूँकि 275 के लिए पूछा है तो थिकनेस उसकी 3.5 से कुछ कमी होगी, कंफर्म है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है। हियर यहाँ पे आपको दिया है 500 जो शीट ऑफ पेपर की थिकनेस है, शीट ऑफ पेपर हैविंग थिकनेस कितनी थिकनेस दी है इसकी थिकनेस आपको दी है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, 9 अगर आप निकाल लो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 1 शीट ऑफ पेपर की थिकनेस कितनी होगी, 1 शीट ऑफ पेपर हैविंग थिकनेस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3.5 अपॉन 500। यहाँ से ये जो 500 है, ये 500 आपका अपॉन में आ जाएगा और यहाँ पर चूँकि 1 हो जाएगा, है ना। क्योंकि मुझे पहले हम अपने क्वेश्चन में 1 के लिए बात करते हैं और फिर जितना रिक्वायरमेंट होती है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपका। उसके बाद आपको निकालना है 275 शीट ऑफ पेपर कितनी हो जाएगी। तो एक की शीट की जो एक शीट की थिकनेस है वो 3.5 और 500 है। तो 2 के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमें निकालना है 275 शीट के पेपर की थिकनेस कितनी होगी, उसकी मोटाई कितनी होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे 3.5 अपॉन 500 इंटू 275 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब इसको आप मल्टीप्लाई कर फाइनली सॉल्व करो तो आपको ये आएगा 1.925 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो 275 शीट ऑफ पेपर की थिकनेस होगी वो 1.925 सेंटीमीटर होगी। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 102 मेंबर्स इन ए हॉस्टल कंज्यूम 130 किलोग्राम ऑफ सेरल्स इन ए मंथ। 102 मेंबर किसी मंथ में 1530 किलोग्राम अनाज को कंज्यूम कर लेते हैं। आपको बताना है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सेरल्स रिक्वायर्ड बाय 135 मेंबर्स ड्यूरिंग द मंथ। आपको बताना है कि अगर ये मैन की संख्या 135 हो जाएगी तो इस प्रकार से वो कितने किलोग्राम अनाज को कंज्यूम करेंगे, है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। हियर आपको दिया हुआ है कि 102 मेंबर 10 क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। 102 मेंबर कंज्यूम कर रहे हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं ये दिया क्वेश्चन 1530 किलोग्राम। तो सेम हम काम करेंगे, पहले हम 1 के लिए फाइंड कर लेंगे, फिर जितना हमें पूछेगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 1 मेंबर जो है वो कितना कंज्यूम करेगा, वो करेगा 1530 अपॉन 102 किलोग्राम। इतना किलोग्राम वो कंज्यूम करेगा। अब आपसे पूछा कितना 135 के लिए, तो 1 के लिए इतना, 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 3 के लिए मल्टीप्लाई, तो 135 के लिए हम 135 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1530 अपॉन 102 इंटू 135 फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 2025 किलोग्राम। इट मीन्स जो 135 मेंबर होंगे वो मंथ में 2025 किलोग्राम सेरल्स को कंज्यूम करेंगे। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 इज लेबर इज पेड ₹806 फॉर 13 डेज ऑफ वर्क। कोई लेबर है, उसको 13 दिन के लिए 806 रुपये मजदूरी के रूप में मिलता है, या उसको उतना उसको पेड करता है। इफ़ ही रिसीव ₹1798, अगर उसने 1798 रुपये रिसीव किए हों फॉर हाउ मैनी डेज डिड ही वर्क। तो बताना है कि उसने कितना दिन काम किया। तो आइए देखते हैं इधर कैसे करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको दिया है कि 13 डेज़ के लिए उसको रिसीव करता है कितना, 13 डेज ही रिसीव, कितना रिसीव किया इसने 806 रुपये। ओके, 806 रुपये, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 डे के लिए कितना करेगा। अगर हम निकालना चाहें 1 डे के लिए तो 13 से डिवाइड कर देंगे तो 806 अपॉन 13 रुपये, इतना रुपीज़ कंज्यूम करेगा 1 डे के लिए। चूँकि हमें पूछा है कि 1798 रुपीज़ में कितना हाउ मेनी डेज वर्क करेगा, तो सबसे पहले हम रुपीज़ को 1 में कन्वर्ट करते हैं। तो इट मीन्स ये 1 रुपीज़ में कन्वर्ट करेगा। ये 13 ऊपर जाएगा, 806 नीचे आएगा, तो 13 अपॉन 806 डेज। ओके,
वन में रुपीज़ में कन्वर्ट करेगा 13/806 डेज। आपसे पूछा कितना 1798, तो 1798 डेज़ के लिए आप क्या करोगे, 1 रुपीज़ के लिए इतना है, 1798 रुपीज़ के लिए, तो 1 के लिए इतना 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1798 के लिए हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13/806 इंटू 1798, और फाइनली इसको सॉल्व करोगे अगर ओवरऑल, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका आएगा 29 डेज। तो इसका मतलब कि वो जो है 1798 रुपीज़ 29 डेज में वर्क करके फाइंड करेगा। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, और ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। और ये क्वेश्चन है कि 13 मैन कैन डिग 117 मीटर लॉन्ग ट्रेंच इन 1 डे। 13 आदमी 117 मीटर लॉन्ग ट्रेंच को जो है वो जो है 1 डे में गड्ढा कर देते हैं उसको। हाउ मेनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड बाई डिगिंग 3 to 5 मीटर ऑफ लॉन्ग ट्रेंच इन 1 डे। अगर एक ही दिन में हमको 225 मीटर लंबे गड्ढे को खोदना हो या गड्ढे डिग करना हो तो हमें कितने मैन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इधर यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन 15, 170 मीटर की जो लॉन्ग ट्रेंच है, लॉन्ग ट्रेंच, इसको कंप्लीट करने कितने 13 मैन के इसको 1 डे में कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो पहले हम फाइंड कर लें 1 मीटर में कितना कर पाएंगे, तो 100 इन 1 मीटर के लिए कितना कर पाएंगे, ये जो है 13/170 मैन इसको कर पाएंगे। तो हमें निकालना है 2 to 5 मीटर के लिए लॉन्ग ट्रेंच के लिए, 2 to 5 मीटर लॉन्ग ट्रेंच के लिए हाउ मेनी मैन, तो 13/170 इंटू 2 to 5। आप इसको सॉल्व करोगे फाइनली ये आपका आएगा 25 मैन। यानी कि अगर हमें 225 मीटर्स लॉन्ग ट्रेंच को अगर हमें 1 डे में डिग करना होगा तो उसके लिए हमें 25 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन्वर्स वेरिएशन। इसके पहले एक एक्सरसाइज जो 11.1 थी उनमें हम लोगों ने डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ा था, जिसमें एक क्वांटिटी बढ़ने के साथ अगली भी बढ़ रही थी, और अगर वो क्वांटिटी घट रही है तो अगली भी घट रही है। अब हमें जो 11.2 मेरी एक्सरसाइज है उससे पहले हमें इन्वर्स वेरिएशन की स्टडी करनी है, और 11.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं वो इन्वर्स वेरिएशन के प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड हैं। और चूँकि डायरेक्ट वेरिएशन में हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर एक क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं तो अगली बढ़ जाए, या एक घटा रहे हैं तो अगली घट जाए। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हो या कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आप एस्केलेटर को अगर इंक्रीज़ करते हो तो आपकी बाइक की स्पीड भी बढ़ती है, अगर एस्केलेटर आप स्लो करते हो तो बाइक की स्पीड भी आपकी स्लो हो जाती है। इट मीन्स जो एस्केलेटर हुआ और जो बाइक की स्पीड हुई वो दोनों आपस में डायरेक्ट वेरिएशन से एसोसिएट हैं। लेकिन इन्वर्स वेरिएशन में ऐसा नहीं होगा, इसमें जस्ट रिवर्स होगा। इसमें आप एक क्वांटिटी बढ़ाओगे तो अगली क्वांटिटी घटेगी, या अगली क्वांटिटी घटाते हो तो फिर पहली क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आइए देखते हैं कुछ इसके डेफिनेशन है उसे समझते हैं और फिर हम आगे के पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। इधर हियर 2 क्वांटिटी आर सेड टू बी इन इन्वर्स वेरिएशन और वेरी इन्वर्सली और इनडायरेक्टली। हम इसके यहाँ पे इनडायरेक्टली वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, वेरी इन्वर्सली भी कर सकते हैं, और इन्वर्स वेरिएशन, तीनों वर्ड लगभग सेम है। हम कह सकते हैं कि 2 क्वांटिटी मेरी अगर एक्स और वाई है तो वो इन्वर्स वेरिएशन में वेरी करेगी, एसोसिएट होगी उन दोनों से। जब इफ़ द इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी, अगर हम किसी एक क्वांटिटी में इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें तो रिजल्ट इन द डिक्रीज़ और इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी, तो जो दूसरी क्वांटिटी भी है वो भी उसके साथ साथ क्या हो, या तो डिक्रीज़ हो या तो इंक्रीज़ हो। अगर हम पहली इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वो अगली डिक्रीज़ होनी चाहिए, अगर हम अगली जो है डिक्रीज़ कर रहे हैं तो पहली वाली इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास जो दोनों क्वांटिटी हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इन्वर्स वेरिएशन के रूप में एसोसिएट हैं। हाँ, हियर सम पॉइंट्स, 2 क्वांटिटी एक्स एंड वाई वेरी इन्वर्सली। अगर 2 क्वांटिटी एक्स वाई वेरी इन्वर्सली कर रही हैं तो उस कंडीशन में जो मेरे पास कंडीशन बनेगी, पहली कंडीशन होगी एक्स वाई इक्वल टू के, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो एक कांस्टेंट के बराबर होगा, जहाँ पे के कांस्टेंट, जिसको हम कांस्टेंट ऑफ इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। दूसरी जो दोनों का रेशियो होगा x1 रेशियो x2, ये बराबर होगा y2 रेशियो y1 के। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ जस्ट रिवर्स है, इट मीन्स x1 अपॉन x2 की वैल्यू y2 अपॉन y1 के इक्वल होगी। इट मीन्स x1 अपॉन x2 इक्वल टू y2 अपॉन y1। इस प्रकार की कंडीशन किसी भी क्वांटिटी मिलती है तो हम कह सकते हैं कि वो क्वांटिटी मेरी इन्वर्सली वेरी करेगी। इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम अपने एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे, जिसकी स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उसकी स्टडी करके आपको वीडियो का सॉल्यूशन भेजूँगा। ओके, थैंक यू।